अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हारा आईपी मैट 2026 तुम्हारे हिसाब से नहीं है। हो सकता है स्कोर कम हो सकता है इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, और अब दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? तो देखो, कोई गारंटी तो है नहीं किसी बात की ड्रॉप ले लेने से। हर साल हजारों स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ड्रीम आईएम तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते। लेकिन लास्ट ईयर आईपीएम करियर्स के पास एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने ड्रॉप लिया, पूरा एक साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन, और रिजल्ट AIR 1 in IP MAT 2025 एस निखिलेश। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंथ बाय मंथ क्या प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कब मॉक्स देना शुरू करना है, कब आपको कैसे प्रिपेयर करना है जून से लेकर एग्जाम डे तक का रोड मैप एक ड्रॉपर के लिए। सो इफ यू आर समवन हु हैज डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, आप ड्रॉप लेने वाले तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये पूरे साल का ब्लूप्रिंट दे सकता है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या डिफरेंस होता है एक उस स्टूडेंट में जो ड्रॉप लेता है और सक्सेसफुल होता है, और ड्रॉप लेता है और अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि दो में ही बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अनसक्सेसफुल होना ज़्यादा कॉमन। क्या डिफरेंस है? रैंडम स्टडी पैटर्न्स। कोई देखो, क्या लगता है ना ड्रॉप लेने के बाद कि हमारे पास बहुत समय है, हम आराम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हम एक टॉपिक को 10 बुक से पढ़ सकते हैं। तो रैंडम स्टडी पैटर्न्स है, रैंडम सोर्सेज है, एक टॉपिक को 10 बुक से कवर कर रहे हैं, रिविजन के टाइम पे हमें कुछ नहीं पता कि हमने कहाँ से क्या कवर किया है। प्लस क्योंकि वो एक टॉपिक आप 10 जगह से कवर कर रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। सेकंड, आपके पास बाकी सिलेबस कवर करने के लिए लास्ट में इनफ टाइम भी नहीं बचेगा। गिविंग एंडलेस मॉक्स विदाउट डीप एनालिसिस। नाउ दिस इज द बिजी ड्रॉपर, दिन भर पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? नॉट इन हिज फेवर। स्ट्रैटेजिक ड्रॉपर क्या करता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड डेली प्लान, एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपना पूरा साल प्लान करना है, ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए आपके प्लान का। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको अपना स्कोर भी समझ में आएगा, आपको अपनी प्रोग्रेस भी समझ में आएगी, कितना सिलेबस हुआ है, कितना बचा है, कैसे पढ़ना है। आपके पास एक फुल हार्डकोर प्लान होना चाहिए। 1 कोर मटेरियल प्लस मॉक्स। 10 जगह से एक चीज पढ़ने से बेटर है एक चीज को एक जगह से 10 बार पढ़ना। रिटेंशन होना चाहिए, 10 जगह से 10 चीज पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कहाँ से क्या पढ़ा था, कहाँ पे क्या था, ऊपर सब मिक्स होने लगता है। रूथलेस सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस एनालिसिस। हमको हर वीक के बाद, हर मॉक के बाद, हर मंथ के बाद अपना एनालिसिस करना है कि भाई ट्रैक करना है हमारी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है, स्कोर ट्रैक करना है कि स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस टाइम तक क्या स्कोर हो जाना चाहिए, इस टाइम तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो रूथलेस सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट प्लान के साथ वर्क नहीं कर रहे होते, रैंडम जब जैसा मन कर रहा है तब वैसा काम कर रहे होते हैं। अब अगर आपका स्कोर 140, 180, 220 भी है तो बहुत इजीली 60 to 140 मार्क्स का अब होता है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो 60 से लेकर 140 मार्क्स तक का जंप बहुत डुएबल है, बहुत आराम से लोग करते हैं, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब कैसे पहुंचेंगे, कैसे 280 प्लस तक का स्कोर रियलिस्टिकली अचीव करेंगे, ये कैसे प्रिपेयर कर? द 4 फेज आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। तो हम बोलते हैं ड्रॉपर्स के लिए 4 फेज में प्रिपरेशन होती है। फर्स्ट इज जून टू अगस्त, जब हम फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जब हम अपना बेस क्लियर करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हैं जिसके ऊपर अब हम नेक्स्ट फेज जो आएगा उसमें बिल्ड करेंगे और हम एक्सेलरेट करेंगे। ऐसा प्रिपरेशन नहीं, थोड़ी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होगी आपकी सेकेंड फेज में। थर्ड फेज है हम टेस्ट करेंगे अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर, मॉक्स, ये वो सारी चीज़ें। एंड फोर्थ इज पीक परफॉर्मेंस हमको चाहिए एग्जाम डे। ये ना हो कि सेकेंड फेज में हमारे स्कोर टच करे 220, 250 और हम एग्जाम दे आते आते वापस हम 160 पे गिर गए। तो वो मेंटेन करके रखना है, वो पीक परफॉर्मेंस एग्जाम डे आना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी होती है अप्रैल से लेकर एग्जाम डे तक। अब फाउंडेशन ठीक है, जून से अगस्त में बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करेंगे? तो ये आपका एक ब्लूप्रिंट हो सकता है कि आप क्वांट के बेसिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज, रेशियोस, इन टॉपिक्स को इस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दिखते ईजी हैं बट अल्टीमेटली यही फाउंडेशनल टॉपिक्स है। अगर ये क्लियर है, बेस सॉलिड है, मतलब आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होने वाली है, तो हम इस पे बिल्ड करेंगे। इंग्लिश बेसिक्स, रीडिंग हैबिट एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड बाय नाउ कि रीडिंग हैबिट डेवलप करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए क्या करना है? रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर रीड करोगे, एडिटोरियल्स रीड करोगे, एसेज रीड करोगे, डिफरेंट एनालिसिस रीड करोगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग, एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आपकी लिस्ट होनी चाहिए वोकैबुलरी की, जो आपको रिवाइज भी करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि आगे पार्ट पीछे पसा पार्ट पढ़ लिया, कुछ तो पढ़े थे, कॉन्टेक्चुअली वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ गया लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग पता नहीं, अब अगर वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो हमको नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक आपकी वोकैबुलरी लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज करते रहोगे। वो रिवीजन के टाइम पे जो पीक परफॉर्मेंस वाला टाइम तब आपको काम करे। और हैबिट तो डेवलप करना शुरू करना है, फर्स्ट फाउंडेशन फेज में आपको हैबिट डेवलप कर लेना है ताकि नेक्स्ट फेज में आप उसको लेवरेज कर पाओ। प्राइमरी गोल क्या है कि सारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर बने चाहिए। इस फेज में आपको
2 मॉक लगभग 0 to 2 मॉक्स पर मंथ देना है। मॉक्स देने से बस कुछ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मॉक लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, आरो मॉक सॉल्व किया, उसको एनालिसिस कुछ नहीं किया, एक फालतू फेक स्टिमुलेशन। हमको लगता है हमने कुछ तो प्रोडक्टिव किया, मॉक दिया और हम जाके सो जाते हैं। ना ही मॉक एनालाइज किया, ना ही कुछ पढ़ा, ना कुछ समझा मॉक से, बस जस्ट बिकॉज कुछ और करने का मन नहीं करो चलो मॉक दे देते हैं। आप अपने आप को ये फील कराते हैं आपने कुछ बहुत प्रोडक्टिव किया, अब एक्चुअली में कर नहीं रहे थे। तो स्ट्रिक्टली 0 to 2 मॉक्स पर मंथ देना है, क्योंकि अभी हमको फाउंडेशन बिल्ड करना है। अभी मॉक्स देके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट टेस्टिंग। टेस्टिंग पीरियड आएगा थर्ड फेज में, अभी हमको लर्निंग का फोकस करो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी इन द डेली 5 आवर डे। अब आज आप 10 घंटे बैठ के पढ़िए, बहुत चार्ज अप थे, बहुत मोटिवेशन थे, संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के आए थे या फिर एस्पिरेंट्स जैसी सीरीज देख कर आए थे, और 10 घंटा पढ़िए, उसके बाद अगले 2-3 दिन गायब। सर प्लीज़ मत करना, मैम प्लीज़ मत करना। 5 आवर्स कंसिस्टेंसी पढ़ोगे तो वो बहुत बेटर है, इंस्टेड ऑफ आप एक दिन 9 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो और फिर 2 तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहो। क्या करना है इस 5 घंटे में? 2 आवर्स क्वांट प्रैक्टिस, 1 आवर एक्टिव रीडिंग, 1 आवर वर्बल एबिलिटी, 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट रिविजन एंड 30 मिनट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब एनालिसिस वे ही नहीं होनी चाहिए। अपने मन में हमको लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हमने भाई कभी मॉक कर लिया, कभी रैंडम कुछ कर लिया। स्ट्रेटेजिक पढ़ाई और एकदम ऑनेस्ट परफॉर्मेंस रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही तो होगा। अब आते हैं हम फेस 2 में, जब हमको एक्सेलरेट कैसे करना है, मिक्स प्रैक्टिस एंड स्पीड। अभी तक हम फाउंडेशन बिल्ड कर लिया हमने, स्पीड भी तो ज़रूरी है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में सॉल्व करने का, तो हमको अब एडवांस पॉइंट इंटीग्रेशन, मिक्स प्रैक्टिस सेट्स, सेक्शनल टेस्ट, स्पीड बिल्डिंग टेक्निक्स, एलिमिनेशन मेथड, ये वो, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करनी है हमको फेज 2। यहाँ पे हमारा जो जंप है, स्कोर का जंप को इसी फेज में मिलता है। हमको मैक्सिमम 2 to 20 स्कोर लेवल तक पहुँचने का टारगेट रखना है। मॉक्स 2 to 4 फुल मॉक्स मत ही, मतलब अभी हम 0 to 2 मॉक्स दे रहे थे फेज 1 में, फेज 2 में हमको पर वीक एक मॉक देना है, 2 to 4 मॉक्स फुल मॉक्स देने हैं एक मंथ में। तो सेकेंड फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कोर जंप होता है, यहाँ पे हमको अपने सारे थोड़े से डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स एरियाज में वर्क करना है, स्पीड बिल्डिंग पे काम करना है। तो सितंबर टू दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करना है, तो आपको आपका एक टारगेट तो पता होना चाहिए किस मंथ में क्या स्कोर होना चाहिए। तो एक रफली हम ये आइडिया दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आप 200 पहुंच गए तो आप वापस कभी नीचे 180 आ नहीं सकते, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन एक टारगेट ये होना चाहिए कि अगस्त तक 160 आ जाओ, अक्टूबर तक 200 आ रहा है, दिसंबर 220, मार्च 260 एंड एग्जाम में हमको 280 कोडना है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए एक बेस आइडिया होना चाहिए, तो वो ये रफ आइडिया है। आप अगर दिसंबर में 240 ला रहे हैं तो ऐसे कोई परेशान घबराने वाली बात नहीं। या फिर अगर आप दिसंबर में 200 के आसपास है तो ये भी मत सोचना कि अरे भाई मेरा तो ड्रॉप ईयर बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको टारगेट ये रखना है और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस पे आगे कंटिन्यू कर। नाउ वी कम टू फेज 3 टेस्टिंग। यहाँ पे हमको एकदम अपने आप को प्रॉपरली टेस्ट करना है कि बहुत ऑनेस्ट और ब्रूटल रहना है अपने साथ। आपके वीक एरियाज को डिटरमाइन करना है कि भाई अभी तक मैंने फाउंडेशन बिल्ड किया था, सेकंड फेज में मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, सारे इम्प्लीफाइड टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कवर कर ली, हर वीक एक नॉर्म भी दे रखा हूँ। अब आपको अभी तक आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि आपके वीक एरियाज कौन से। जो वीक एरियाज है उस पर काम करना शुरू करोगे फेज 3 में बहुत रिलेंटलेसली। प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, एवरीथिंग, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन, कस्टम एग्जाम स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हमारा गोल होना चाहिए 240 to 260 मॉक में स्कोर लाना ही लाना है। अभी फेज 1 में 0 to 2 मॉक्स दे रहे थे मंथली, फेज 2 में हमें 2 to 4 मॉक्स मंथली दिया था, यहाँ पे 1 to 2 मॉक्स वीकली देना है। टेस्टिंग फेज है, आपको फुल लेंथ मॉक्स में बैठने की आदत बनानी है इस फेज में, और उसको सिर्फ देना नहीं है, मॉक सिर्फ देने से काम कुछ नहीं होता। इट्स 20% ऑफ द वर्क डन। मॉक देने के बाद आपने अगर 2 आवर्स मॉक दिया है तो आपको 4 आवर्स एनालिसिस में भी लगा दी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कौन से एरियाज है जिस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। व्हेनेवर यू आर गिविंग मॉक, ट्राई टू कीप द एनवायरनमेंट जैसा एग्जाम हॉल में होने वाला है, एकदम शांति। आपका मॉक आपका मतलब वो उसी एनवायरनमेंट में देने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हॉस्टल के रूम से मॉक दे रहे हो, अब आसपास दोस्त हैं, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बीच में 2 मिनट फोन चला लिया, नहीं। फुल उस एनवायरनमेंट में, उसी जोन में मॉक देना है सबको। कंटिन्यूअस इटरेशन ड्राइव्स स्कोर इम्प्रूवमेंट। डीप एनालिसिस करना है, मैंने पहले ही बताया कि मॉक देना इज हाफ वर्क डन, नॉट इवन हाफ 20% ऑफ द वर्क इज डन। सो क्या क्या एनालाइज करना है कि भाई मॉक दे दिया, उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक देखनी है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। टारगेटेड कॉन्सेप्ट रिविजन,
कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कैसे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, कौन से वो कैप्स को कब रिवाइज करना है, पूरा स्ट्रैटेजिकली आपको उसको रिवाइज करना है और फिर रीअटेम्प्ट करना है फेल्ड क्वेश्चंस को। आपसे एक पर्टिकुलर मान लो एवरेज का क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड देन यू गो बैक टू दैट क्वेश्चन जो आप फेल्ड अटेम्प्ट था। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। फेज 4 में क्या करना है, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्या होता है ना, आप बहुत समय से पढ़ रहे हो, अब आपको लगने लगता है कि यार मैं सब हो गया, बस एग्जाम हो जाए, अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं खींच पा रहे। अपने आप को काम कंपोज रखना है, इतने समय की मेहनत को लेवरेज करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो ये फेज है जो आपको बहुत टेस्ट करता है, आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आपका रूटीन टेस्ट करता है। यहाँ पे फॉर्मूला रिविजन ज़रूरी है, हाई प्रेशर मॉक स्टिमुलेशन ज़रूरी है, मेंटल कंडीशनिंग, अपने आप को काम कंपोज रखना, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना, उस जोन में रहना, भटकना नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको टेस्ट, आपकी इंड्योरेंस टेस्ट हो। आपने पढ़ाई, सिलेबस, मॉक सब चीज़ करी है 3 फेज में। 4th फेज में बस आपको मेंटेन करके रखना है अपने आप को एंड देन यू सी हाउ यू परफॉर्म वेरी वेल एंड स्कोर 280+ इन योर बुक। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, 5 कॉमन लैंड माइन्स दैट डिस्ट्रॉय टॉप ईयर। आपका पूरा साल बर्बाद क्या 5 गलतियाँ कर सकते हैं। रिसोर्स होल्डिंग हमने सबसे शुरू में देखा, यही प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है जब हम बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड रिसोर्स रखो, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, उसको 4 बार पढ़, 4 रिसोर्सेज 4 अलग जगह से पढ़ोगे, भूल जाओगे कि क्या कहाँ से पढ़ा था, रिवीजन के समय नहीं याद रहा, फिर वो टाइम वेस्ट आपका। तो सबसे बड़ी गलती होती है जो शुरू से ही बच्चे करना शुरू कर लेते हैं, रिसोर्स होल्डिंग। रैंडम पीडीएफ्स, रैंडम यूट्यूब वीडियो, कोई भी आर्टिकल मत पढ़ो, आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो उसी सोर्स से पढ़ो। द एनालिसिस इल्यूजन, अब हमको लगता है कि हम हाँ ठीक है मुझे पता है मेरा स्कोर क्या है, स्कोर पता रखना इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको एग्जैक्टली पता होता है और फिर आप उस पर वर्क करते। थर्ड गलती करते हैं फियर पैक ना। हो सकता है आपके कुछ स्टूडेंट, अभी कुछ फ्रेंड्स हों जिनका भी क्लियर होता होगा, वो लोग अपने अपने कॉलेज में बिजी होंगे, कोई फ्रेंड्स दूसरे जो फील्ड के हैं वो अपने अपने चीज़ों में बिजी होंगे। अब आपको आना होता है पीयर प्रेशर और आप थोड़े से लोनली फील करने लगते हो, बीच में कहीं आप भटकने लगते हो, आपको लगता है सब अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, यार मैं ही कहाँ यहाँ फंस गया। क्योंकि सब अपनी लाइफ में जो कॉलेज में उनके कॉलेज फेस्ट भी चलेंगे, उनके एग्जाम, जिनका फन, उनके ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें, बट हियर यू आर ड्रॉप ईयर में अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूसली विद, मतलब एक लंबी जर्नी होती है। इसको भटकना, दोस्तों को देख के डरना, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत डराता है, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें आपको कंपेयर आपके दिमाग में करवाने लगता है, आपको उससे बचना है। डिसाइड किया है ड्रॉप लेना है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो 1 साल अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। अगर उस डिसिप्लिन से भटक गए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। 4th इज फॉरगेटिंग द कर्व। अब पढ़े जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे, आगे पार्ट पीछे सफाई, रिविजन ही नहीं की, क्या चीज़ कहाँ से पढ़ी थी याद ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप अब जब पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि आप रिविजन ही करने के लिए बना रहे हो। मतलब अपने नोट्स इस तरीके से बनाओ, अगर वोकैबुलरी लिख रहे हो हिंदी में, अपने मदर टंग में, कोई जोक के थ्रू, किसी फ्रेंड के नाम की कोई एग्जाम्पल दो, लिखो, ऐसे लिखो कि आप जब रिवाइज करो आप देखो और याद आ जाए। और रिविजन के लिए भी अब आपके पास कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, आप कब क्या रिवाइज करने वाली। बिकॉज अगर रिविजन नहीं किया तो फिर पूरी पढ़ाई वेस्ट है। प्री एग्जाम वर्कआउट दिसंबर से मई के बीच में पीक करता है, जब अपन को लगता है कि भाई अब हो गया, अब नहीं हो पा रहा इसे, यहीं अपने आप को वही कर दिया मैं। अभी मैंने बात की कि दुनिया की 10 चीज़ों से नहीं भटकना है, स्लीप रूटीन, अच्छा खाना, अच्छा रिवीजन, अच्छे मॉक्स, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, लो नहीं होने देना। साल भर इसीलिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि लास्ट में जाके हम यूज़ पड़ जाए और फिर पूरी मेहनत फेस जाए। सो ये 5 गलतियाँ हमको नहीं करनी, रिसोर्स होल्डिंग नहीं करनी है, एनालिसिस करते रहना है, इल्यूजन में नहीं रहना है, पीयर पैनिक में नहीं आना है, रिविजन करते रहना है, एंड प्री एग्जाम बर्नआउट से बचना है। द ब्रूटल रियलिटी ऑफ द ड्रॉप ईयर जर्नी। A drop year will ruthlessly test your discipline, patience, consistency and mental strength. सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ सब चेक करने वाला है। अगर ड्रॉप ईयर लेने का प्लान कर रहे हो, मेंटली प्रिपेयर जो उन सब चीज़ों को ले। अब अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है या कंसिडर कर रहे हो तो ये मास्टर क्लास प्लीज़ अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जून को होने वाला है। क्योंकि अगर 1 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंफ्यूजन की क्लैरिटी के साथ अंदर कुछ ना है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस सेशन में। शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट, 2027 के लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव बैकअप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, मेंटल मोटिवेशन एंड
This is going to be really helpful. So see you on 20th. Bye bye.